नेक्स्ट है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल स्केल सेक्टर। ठीक है, पीछे हमने एफडीआईज पढ़ा था, वो क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अब वो कहते हैं स्मॉल सेक्टर में कितना है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम कितनी करवा सकते हैं, तो वो कहते हैं जो भी है हमारी अप टू 24% परमिसेबल है। ठीक है, सिर्फ इतनी ही परमिशन मिली हुई है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्मॉल सेक्टर में सिर्फ 24% हम मंगवा सकते हैं। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्ट जो फॉरेन के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं वो सिर्फ 24%। ठीक है, बियॉन्ड दैट आपको स्मॉल सेक्टर के लिए वहाँ पे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे एटलीस्ट फिर आप कितने कर सकते हो, 50 मैंडेटरी जो भी है आपका कितना होना चाहिए, 50%। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए आप कितनी इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकते हो, वहाँ पे है 51% ऑफ फॉरेन इक्विटी परमिसेबल है। एंड गवर्नमेंट थ्रू FIPB, ये क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आगे क्या होएगा, हाँ जी, हाँ जी मैम। FIPB क्या मतलब क्या होता है, FIP बी, PB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोक्योरमेंट बैलेंस। नो, कौन बताएगा। पांच जाने ने मैम, कितो कितो पूछोगे। हाँ जी, कौन बताएगा। किसी को नहीं पता। गूगल पे भी नहीं सर्च किया किसी ने। मैम दोषी मना किया होया। ओह, FIPB का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे उसके ऑटोमेटिक रूट जो है वो कहते हैं उसके रूट के थ्रू और आपको परमिशन मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए 51% आपको कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, ये ऑटोमेटिक रूट के थ्रू मिल जाएगी। अदर मोड्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी होती है, GDRs, ग्लोबल डिपॉजिटरी जो रिसीट्स होती हैं, अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट्स। ठीक है, ADR, FCC फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट थ्रू GDR, ये सारे क्या हैं, FDIs में ही आते हैं। ठीक है, ये डिपॉजिटरी रिसीट्स होती है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स या अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट्स। नेक्स्ट है हमारा हाइलाइट्स ऑफ एनुअल सप्लीमेंट 2010 एंड 11 ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब जो 2010 और 11 की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में बताया, वो क्या था, जो फर्स्ट था एडिशनल बेनिफिट ऑफ 2%। हमें 2010 और 11 में जो FDIs के थ्रू एडिशनल 2% का बेनिफिट हुआ, बोनस ओवर द एग्जिस्टिंग बेनिफिट ऑफ 5%। हमें जो 5% जो बेनिफिट चला था उससे प्लस 2% और बेनिफिट हुआ। ठीक है, और जो हमने अंडर द फोकस प्रोडक्ट स्कीम अलाउड फॉर अबाउट 135 एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए 135 प्रोडक्ट्स के थ्रू वो कहते हैं हमने अलाउ किया है अंडर फोकस प्रोडक्ट स्कीम के थ्रू, जो फॉरेन प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च हुए। 256 न्यू प्रोडक्ट्स एडेड अंडर द FPS which shall be entitled for the benefits of 2% of FOB वैल्यू ऑफ फ्री ऑन बोर्ड, जो FOB मीन्स फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। जो 256 नए प्रोडक्ट्स हैं जो हमने एक्सपोर्ट्स के थ्रू भी हमने एडिशन की है। ठीक है, उनकी उनसे हमें कितना हुआ, 2% और बेनिफिट हुआ। TN CSNL कार्डिनल इंक्लूडेड benefits under VKGU at Y at 5% ऑफ FOB विल। जो भी हमारी टी वगैरह है या हमारे कंज्यूमर आगे फर्दर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, स्मॉल स्केल, वो सारे उनको बेनिफिट्स हुआ है हमारा, कहते हैं 5% हमें उससे बेनिफिट हुआ है।
जो भी हमारी ज़ीरो ड्यूटी ईपीसीजी स्कीम है उसके अकॉर्डिंग हमें कितना बेनिफिट हुआ है, जो 2009 में इंट्रोड्यूस हुई थी और वैलिड फॉर ओनली 2 years अप टू 31/3/2011 हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय वन मोर। जो भी ज़ीरो ड्यूटी वाली ईपीसीजी स्कीम थी 1 साल के लिए थी, बट वो आगे क्या फर्दर हमने क्या कर दी, एक्सटेंड कर दी। ठीक है, 1 साल के लिए और एक्सटेंडेड होगी थी, वो इतनी बेनिफिशियल लगी उनको। ड्यूटी एंटाइटल पासबुक स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड 2010 टिल 2011। कंसेशन एक्सपोर्ट क्रेडिट की हमें जो भी फर्दर 2% प्री शिपमेंट क्रेडिट एक्सपोर्ट नेमली हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एंड एसएमईज फॉर ऑल द एक्सपोर्ट सेक्टर्स। जो भी हमारे इंटरेस्ट जो है वो 2% लगता था, उसको कम कर दिया गया, उससे बेनिफिट हुआ है हमें। ठीक है, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट वगैरह पे लगता था। एक्सपोर्ट शेल नाउ हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हाई वैल्यू ईपीसीजी अथॉराइजेशन बाय फिलिंग देयर ईपीसीजी एप्लीकेशन ऑन एनुअल बेसिस। ईपीसीजी क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज ईपीसीजी? पता है किसी को? ईपीसीजी का मतलब होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ठीक है जी, अब क्लियर है? क्लियर है ना? रिप्लाई तो करो भाई। नेक्स्ट है हमारा जो हमें एक्सपोर्ट वो क्लैरिफिकेशन अवेलेबिलिटी ऑफ जो हमें बेनिफिट्स मिले हैं ऑफ एसएडी रिफंड बेनिफिट्स। ठीक है, फैसिलिटेट ऑफ डाटा प्रिपरेशन मॉड्यूल एडवांस ऑथराइजेशन एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये भी हमारा क्या है, बेनिफिट हुआ है हमें इसके थ्रू, ये 2010 और 11 की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के थ्रू। फिनिश लेदर एक्सपोर्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू ड्यूटी क्रेडिट ऑफ 2% अंडर एफपीएस। ठीक है, तो जो लेदर एक्सपोर्ट्स वगैरह उसकी ड्यूटी के उसको हमें क्रेडिट स्क्रिप्ट मिला है 2% तक। ठीक है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट है स्पेसिफाइड ट्रिमिंग एम्बेलिशमेंट्स एक्सेट्रा शैल बी अवेलेबल ऑन हैंडलूम मेड अप। अब कई जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे हमारे हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं या कुछ भी है, वहाँ पे स्पेशल ड्यूटी फ्री इंपोर्ट वगैरह के लिए वहाँ पे बेनिफिट्स दिए गए हैं। रेडीमेड गारमेंट सेक्टर ग्रांटेड एनहांस्ड सपोर्ट अंडर MLFPS फॉर पीरियड ऑफ फर्दर 6 months। ठीक है, फर्दर 6 months के लिए भी हमें क्या है और ग्रांट मिल एक्सटेंड हो गई थी। तो इतना ये बेनिफिशियल था 2010 to 11 वाली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। नेक्स्ट है हमने करना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एफडीआई। एफडीआई के डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं, मींस कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, उसको लिबरलाइजेशन इज़ नॉट द सोल रीज़न टू अट्रैक्ट एफ। सिर्फ एक लिबरलाइजेशन का कहते कारण नहीं है कि जिसके कारण एफडीआई हम अट्रैक्ट करवाते हैं अपनी कंट्री में, तो और भी रीजंस हैं। कौन कौन से हैं, फैक्टर कंडीशंस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब जैसे एफडीआई की हमें पता है कि हमने टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट करनी है या प्रोडक्शन अपनी ज़्यादा एडवांस करनी है, तो उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनवाइट करते हैं। ठीक है, फिर आती है डिमांड कंडीशंस। अब मार्केट की डिमांड ऐसी है, अब अगर हम कहें कि अगर जो अक्की के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो फॉरेन प्रोडक्ट्स है, बड़ी क्वालिटी उनकी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम अपनी कंट्री के करें एग्ज़ामिन करें कि ठीक है एनालिसिस करें कि हाँ जी ये हमारी कंट्री के प्रोडक्ट्स हैं, ये ऐसे होते हैं। तो उसके लिए क्या है कि हमें जो डिमांड होती है कि बेसिकली फॉरेन कि हम अपनी ही कंट्री में उस चीज़ की फुलफिलमेंट करें, तो वो डिमांड कंडीशंस के कारण भी एफडीआईज़ को हम इनवाइट करते हैं।
फिर आता है हमारा रिलेटेड टू सपोर्टिंग इंडस्ट्री। अब सपोर्टिंग इंडस्ट्री है मींस कि और इंडस्ट्रीज उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, तो वो भी इफ़ेक्ट करती है हमारी एफ को इनवाइट करने के लिए। और फर्दर कौन सी होती है, फोर्थ, फर्म स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। अब फर्म की स्ट्रेटजी है, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करवानी है और उसने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है, या फिर उसने अपने कंपटीटर है उससे आगे निकलना है। तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को और इनवाइट करती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को विद इन आर कंट्री। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ एफ। अब इफ एफ का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, सबसे पहले किस पे इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट ऑन लोकल इंडस्ट्री। लोकल इंडस्ट्री मतलब कि अगर हम फॉरेन इंडस्ट्री डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ठीक है इनवाइट करेंगे अपनी कंट्री में, तो सबसे पहले इफेक्ट किस पे पड़ेगा, हमारी अपनी लोकल मार्केट के, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल उन्होंने बताई है, Hyundai एंड सुजुकी डेवलप एंसिलरी यूनिट्स इन इंडिया, कोका कोला पेप्सी डेवलप bottling plants in world class. They are local manufacturing opportunity to export. Not only the opportunity to manufacture, FDA also give technical know-how to OEM which increase the level of quality. Today's Coca-Cola bottling plant are far better, in fact international quality than those of Parle with Coca-Cola acquired. ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं जो लोकल इंडस्ट्रीज़ के कारण पे भी इफ़ेक्ट करता है। अब जैसे अगर हम एग्जांपल इन्होंने जैसे सुजुकी और हिंडे के, उसके कारण वो कहते हैं कितने यूनिट्स उन्होंने इंडिया में भी खोल लिए हैं, तो उसके कारण बाकी जो हमारी इंडियन कंपनीज़ है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर हम कहें कि जैसे मैं एग्जांपल लूँ, मैकडी का एग्जांपल लूँ, तो पहले ये कोई चेन नहीं थी बर्गर की। पहले आप याद करो कैसे बर्गर खाते होते थे, टिक्की वाला एंड ऑल दैट, नूडल्स काइंड ऑफ पनीर, वो बर्गर खाते होते थे मोस्टली जो ये लोकल मार्केट्स में हमें। बट मैकडी के आने से क्या हो गया, उसकी बर्गर की उसके कारण और चेंज आ गई, या हमारी लोकल जो चेंज हैं, ठीक है, वो वैसा बर्गर बनाने लगे हैं, तो वो उसकी क्वालिटी, उसका इफ़ेक्ट हमारी लोकल मार्केट्स पे पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर आता है इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली अगर हम एफ इनवाइट करेंगे, एमएनसीज खुलेंगी और चीज़ें खुलेंगी, उसका इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा, हमारे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होएंगी, जैसे टेलीकम्युनिकेशंस, ठीक है, या फिर एडवर्टाइजिंग, मीडिया, या सारी की सर्विसेज के ऊपर। फिर आता है हमारा इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ये कैसे पड़ेगा, उसके पास और चीज़ें क्या कहते हैं अवेलेबल होंगी, और प्रोडक्ट लाइन अवेलेबल होगी, ठीक है, और क्वालिटी प्रोडक्ट वो ये है कि कंपेयर कर सकता है वो कौन सा प्रोडक्ट क्वालिटी फुल है, उसके अकॉर्डिंग वो उसके, तो उसको भी बेनिफिट मिला है एफ से। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी बच्चे, क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट है एंट्री स्ट्रेटजी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कि जब जो स्ट्रेटजीज है एंट्री, मतलब कि जब हम एज ए इंडियन कंपनी बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, या फिर जो फॉरेन कंपनीज है हमारी इंडिया में एंटर करती है तो अब क्या स्ट्रेटजी होती है। तो एज एन इंडियन कंपनी, ए फॉरेन कंपनी कैन कमेंस ऑपरेशन इन इंडिया बाय इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 1956 थ्रू जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरी। जो हमारी एज ए इंडियन कंपनी जब हमने, ठीक है, बाहर इन्वेस्ट करने, बाहर अपनी कोई ब्रांच खोलनी है, तो हम कंपनीज एक्ट के थ्रू, जॉइंट वेंचर के थ्रू, या फिर होली ओन्ड सब्सिडरीज, अपनी सब्सिडरीज ओपन कर सकते हैं अब्रॉड में। जॉइंट वेंचर्स एंड इंडियन पार्टनर, तो फॉरेन कंपनीज कैन सेट देयर ऑपरेशंस इन इंडिया बाय फॉर्जिंग स्ट्रेटजिक अलायंस विद इंडियन पार्टनर। वही फॉरेन कंपनीज भी हमारे इंडिया में जॉइंट वेंचर्स कर सकते हैं, जैसे हीरो होंडा था, ठीक है, मारुति सुजुकी है, ये सारे क्या है, जॉइंट वेंचर्स हैं। फिर आता है हमारा एज अ फॉरेन कंपनी, ठीक है। फॉरेन कंपनी क्या कैसे करेगी ऑपरेट इंडिया में, लाइसेंस ऑफिसर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस या ब्रांच ऑफिस। लाइसेंस ऑफिस खोल सकती है हमारे इंडिया में, कैसे, लाइसेंस ऑफिस एक्ट एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, हेड ऑफिस एंड एंटिटीज़ इन इंडिया। इट्स रोल इज़ लिमिटेड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस या लाइसेंस ऑफिस के थ्रू
फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन कंपनी है वो अपना सेटअप इंडिया में लगा सकती है। फिर कोई प्रोजेक्ट है उनको मिला है, कोई प्रोजेक्ट सेटअप करना है, वो ऑफिस इंडिया में खोल सकती है, या फिर अपना कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ब्रांच खोल सकती है इंडिया में। ठीक है, कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंसी के अकॉर्डिंग ब्रांच ऑफिस, कोई भी रिसर्च वर्क के अकॉर्डिंग, कोई भी टेक्निकल या फाइनेंशियल कोलैबोरेशन के अकॉर्डिंग वो इंडिया में खोल सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई रिप्रेजेंटिंग द पेरेंट कंपनी इन इंडिया एंड एक्टिंग एज बाइंग सेलिंग एजेंट्स इन इंडिया। और पेरेंट कंपनी भी उन्होंने इंडिया में खोली है, कोई फॉरेन की कंपनी है। फर्दर उसके जो बाइंग एंड सेलिंग एजेंट्स भी विद इन इंडिया ही हैं। कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, वो सर्विसेज रेंडर कर रही हैं फॉरेन कंट्रीज़। ठीक है, वो इंडिया में अपना सेटअप लगा सकते हैं। कोई टेक्निकल सपोर्ट है प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, वो भी फॉरेन एयरलाइन शिपिंग कंपनी, वो भी हम विद इन इंडिया खोल सकते हैं। ठीक है, जो फॉरेन कंट्रीज़ है। व्हाट इज़ एमएनसी? एमएनसी क्या होती है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस मींस उनका सेटअप बाहर है, मीन जो पेरेंट कंपनी बाहर है और उन्होंने आगे अपनी सब्सिडीज़ कंपनी या सिस्टर कंसर्न्स या ब्रांचेस खोली होती हैं अगली नेक्स्ट कंट्रीज में, उनको हम एमएनसीज बोलते हैं। ठीक है, एमएनसीज आर is defined as an enterprise that is the headquarter in one country but the operations in one or more countries. Sometimes it is difficult to know how it is formed is an MNC because multinational often downplay the fact they are a foreign held. अब जैसे MNC में आपको बताऊं कि जैसे आप उनके एक कंट्री में ऑपरेट करते हैं, ठीक है, पेरेंट कंपनी एक में, बाकी उनके जो काम है सब जगह। अब जैसे HUL है, तो मेन कंपनी जो है यूनिलीवर है और हर कंट्री का नेम के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पाकिस्तान यूनिलीवर या जो भी है डिफरेंट जहाँ पे भी काम। तो बेसिकली वो एक्ट ऐसे करते हैं कि वो उसी कंट्री के पार्ट हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। तो नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट मल्टीनेशनल, ग्लोबल, मल्टी डोमेस्टिक एंड ट्रांजिशनल। डिफरेंट ये एमएनसीज हैं, ये हम करेंगे कल। ठीक है जी, तो बाकी कोई प्रॉब्लम है तो बोलो।